नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को दी 3,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 44 परियोजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बोले, मैं काशी का हूं, काशी मेरी। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने गैंगरेप की घटना की ली जानकारी। पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मायावती की भतीजी के दहेज पीड़न मामले पर बीएसपी का एक्शन। जिलाध्यक्ष ने सास, ससुर और पति को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों का दिया हवाला। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने चिता पर पानी डालकर शव कब्जे में लिया। फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों के आतंक से बच्चों ने स्कूल जाना किया बंद। बच्चों को लाठी डंडों को ले जाकर छोड़ने जा रहे अभिभावक। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 55 वर्षीय शख्स का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद तहुवर राणा एनआईए के शिकंजे में है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार देर रात दिल्ली की अदालत में सुनवाई के दौरान बताया है कि तहुवर राणा ने मुंबई की तरह ही देश के अन्य शहरों में भी आतंकी हमले की साजिश रची थी। एनआईए ने विशेष जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में यह दावा किया। बहरहाल सुनवाई के बाद तहुवर राणा को 18 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल तहुवर राणा एनआईए के हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर सेल में रखा गया है। इस सेल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसी सेल में उसके बिस्तर दिया गया है जो जमीन पर लगा है। आपको बता दें कि बाथरूम सेल के भीतर है। इस सेल का साइज 14 बाई 14 का है और राणा को सेल के भीतर ही रखना, खाना और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। मदावी से खबर। आतिशबाजी के गोदाम में भीषण धमाका। धमाके में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। पुलिस व ग्रामीण मिलकर दबे हुए लोगों को निकालने में जुटे। बिल्डिंग की छत गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका। उसावा थाना क्षेत्र के नगरिया चिकनकाई गांव की पूरी घटना। उसावा थाना क्षेत्र के नगरिया चिकन गांव का ये पूरा मामला। लखनऊ से खबर है। हाईवे किनारे खड़े ट्रक में टक्कर। किनारे खड़े ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर। तेज रफ्तार की ट्रक की टक्कर से दूसरे ट्रक पलटा। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर खाई में घुसा ट्रक के नीचे आने से 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे की पूरी घटना। लखनऊ से खबर। हाईवे किनारे खड़े ट्रक में टक्कर। किनारे खड़े ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक के नीचे आने से 2 लोगों की मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव के कार्य में जुटी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद पहली बार शुक्रवार सुबह काशी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने 39 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से पिछले दिनों शहर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बारे में जब विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री मेहंदीगंज से जनसभा को संबोधित किया और विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत महाकुंभ का भव्य आयोजन संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री काशी में यह पहला दौरा रहा। की सुंदरता अब देखते ही बनती है। शहर के विभिन्न स्थलों पर स्कल्पचर एवं रामदेवी कार्य प्रमुख स्थलों की देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ, सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में
पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदुरिया अस्पताल मार्ग स्थित संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच चल रहे विवाद आखिरकार प्रशासनिक हस्तक्षेप तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि कुछ माह पूर्व इस संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी, जिसमें लाठी डंडे तक चले थे। मामले में लगातार समझौते का प्रयास किए गए, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ओबरा एसडीएम ने निर्देश पर प्रशासन ने विवादित संपत्ति कुर्क कर दी है और कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस बल की बड़ी टीमें मौके पर तैनात रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती या आपसी सहमति नहीं बनती, तब तक संपत्ति पर किसी प्रकार का कब्जा निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। लागू कराया जा रहा है। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका थी। कोई शांति भंग नहीं, और शांति क्या पूरा मामला था बंटवारे को, क्या ऐसा कुछ, क्या कोई मामला था ऐसा? न्यायालय का आदेश का पालन कराया जा रहा है। पूरा विस्तृत मामला न्यायालय का देखा। आगरा में मेवाड़ी क्षत्रिय राजपूत महासभा एवं करणी सेना संयुक्त क्षत्रिय समिति युवा राजपूताना ब्रिगेड द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में सभी दल के क्षत्रिय नेताओं द्वारा अपनी मांग रखी गई। मांगों में रामजीलाल सुमन कल तक मांगे माफी, महाराष्ट्र सांगा से मिलने भारत रत्न और जेवर एयरपोर्ट का नाम राणा सांगा एयरपोर्ट हो, रामजीलाल सुमन की राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो, रामजीलाल सुमन के पुत्र और समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हो, करणी सेना के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस हो, देश के सभी पाठ्यक्रम में विद्यालयों में महाराणा राणा सांगा का इतिहास पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय महापुरुषों का अपमान पर राष्ट्रहित को घोषित करने की मांग वक्ताओं ने रखी। उसके पीछे दो कारण, एक तो पहला संघर्ष शुरू वहीं से हुआ, उसी मैदान से वो जो लड़के वहाँ से उस दिन आए गाड़ी फैला के वहीं से चले थे, वहीं बैठक थी, तो ये वो सबके निगाह में था। यूपी के कौशाम्बी जिले में शुक्रवार को कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर व तख्तियां लेकर मुख्यालय की सड़कों पर उतरकर निजी स्कूलों पर शिक्षा के नाम पर भी किए जा रही धनउगाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने बताया कि नया सत्र प्रारंभ होने पर निजी स्कूल पूरी तरह से मनमानी पर उतरकर शिक्षा को लूट का तंत्र बना दिया। मनमानी फीस वृद्धि तो ली जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कमीशन पाने के चलते यूनिफॉर्म से लेकर कॉपी किताब तक अपनी बताई दुकानों पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। का प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी कौशाम्बी के तत्वाधान में ये फीस वृद्धि को लेके प्रदर्शन किया गया। इसमें हमारी मांगे हैं, जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। इसमें फीस वृद्धि को लेके अभिभावकों के ऊपर पूरा दबाव बनाया जा रहा है। कॉपी किताब की आप स्कूल से खरीदें, अगर स्कूल से नहीं खरीद पाते तो उनकी दुकानों में कमीशन फिक्स है, उस कमीशन उसी दुकान से खरीदें जहां उनका कमीशन फिक्स है, और बढ़े हुए प्राइस में वो लोग वहां बेचते हैं, जो आज की इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, और वो कमीशन कहां से दे पाएगा। संभल हिंसा के दौरान पाकिस्तानी निर्मित कारतूस की एक्सपर्ट व बैलिस्टिक रिपोर्ट न्याय जांच आयोग के सामने रखी गई। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने लखनऊ में न्यायिक आयोग के सामने आज अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने 4 घंटे की पूछताछ में हर पहलू पर जानकारी दी व सभी सवालों का जवाब दिया। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि न्यायिक आयोग
को सभी जानकारी दी गई है। हर पहलू पर जानकारी दी गई। आयोग ने सभी बयान दर्ज किया है। संबल हिंसा पर कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 6 पर चार्जशीट हो गई है और 6 मुकदमों की रिपोर्ट जल्दी तैयार कर ली जाएगी और अभी पूछताछ जारी है। पाकिस्तान निर्मित कारतूस इस्तेमाल पर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है, उसको भी न्यायिक आयोग के सामने रखा गया है। कमीशन की कार्रवाई निरंतर जारी है। आज पुलिस अधीक्षक संभल को तलब किया गया था, उनका बयान दर्ज किए, विस्तार दर्ज हुआ है। अब हमें जो सांसद संभल हैं और लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों के लिए हमने 15 तारीख नियत किए हैं और 16 तारीख को माननीय सांसद और जो और लोग हैं उनको बुलाया है। उसके बाद सदर जो जामा मस्जिद के हैं, जो मुरादाबाद जेल में निरुद्ध हैं, उनका बयान दर्ज करेंगे और उसके बाद करीब करीब हमारी कार्रवाई जो है, जो फील्ड पे बयान लेने थे वो समाप्त हो गई है। रिपोर्ट जो है धीरे धीरे करके ग्रेजुअली पूरा लिखाई जाएगी। 3 सदस्यीय आयोग जो 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बारे में बनाया गया था। उनके द्वारा आज यहाँ पे 11 बजे मुझे बुलाया गया था, मैं प्रस्तुत हुआ। 3 साढ़े 3 बजे तक उन्होंने डिटेल में जितने भी मसले थे उन सब पे बातचीत की, उन सब के संतोषजनक जवाब भी दिए। उनके द्वारा जो एविडेंसेस, साक्ष्य और विवेचना में जो प्रगति है उसकी डिटेल्स मांगी थी, उन सारी डिटेल्स आयोग को दी गई है। आयोग के द्वारा उन सारे बयानों को नोट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यायिक आयोग में संभल पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो एकदम खरे टेस्ट पे उतरेगी। थैंक यू। हरदोई के विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आज विवेकानंद सभागार में अभिभावक संघ एवं निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों, विशेषकर पाठ्य पुस्तकों की कीमतें, फीस बढ़ोतरी और विद्यालय प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर चर्चा करना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी के साथ जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आज के कॉन्फ्रेंस का विषय लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन हर्निया, दूरबीन द्वारा पद्धति जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया से सिखाते हैं, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से इसको हर्निया सिखाना। और देश विदेश से 300 से ज़्यादा सर्जन्स हमारे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से आए हैं और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और हम लोग को गर्व है कि ये कानपुर में, उत्तर प्रदेश में पहली बार कानपुर में हो रहा है। ये कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं, हमारे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और ये अभी तक के इतिहास है। उसके द्वारा फॉल्स हर्निया कोर्स जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक इस सेंस में भी है कि ये इसमें हमारे पास में देश और विदेश से भी काफ़ी सारे छात्र आए हैं हर्निया की जो लेटेस्ट टेक्निक सीखने के लिए। और हमारे पास में एक गैलेक्सी ऑफ सर्जन्स है, मतलब अलग अलग देश के विभिन्न भागों से जो इंटरनेशनल फैकल्टी भी हमारे यहाँ आई है, इनको अपने सिखाने के लिए हर्निया के जितने गुर हैं वो सिखाने के लिए, चाहे लैप्रोस्कोपिक हो, चाहे रोबोटिक हो, चाहे ओपन हो। खबर कानपुर से, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 11 से 13 अप्रैल 2025 तक फेलोशिप इन एडवांस हार्निया सर्जरी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। कार्यक्रम में इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन IAGES के बैनर तले कानपुर सर्जिकल क्लब व मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जरी विभाग के संयुक्त सहयोग से आयोजित हो रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने दावा किया कि यह कार्यक्रम चिकित्सा, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कानपुर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, जिससे आम जनता लाभान्वित होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य हार्निया की सर्जरी में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाना है। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग स्थानों में शल्य विशेष शामिल होने पहुंच रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 11 से 13 अप्रैल 2025 तक फेलोशिप इन एडवांस हार्निया सर्जरी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
एंडो सर्जन IAGES के बैनर तले कानपुर सर्जिकल क्लब व मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जरी विभाग के संयुक्त सहयोग से आयोजित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने दावा किया है कि यह कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कानपुर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जिससे आम जनता लाभान्वित होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य हार्निया की सर्जरी व अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के अलग अलग स्थानों के शल्य विशेषज्ञ शामिल होने पहुंच रहे हैं। आज के कॉन्फ्रेंस का विषय लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन द्वारा पद्धति जो लैप्रोस्कोपिक हर्निया से सिखाते हैं, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से इसको हर्निया सिखाना। और देश विदेश से 300 से ज़्यादा सर्जन्स हमारे GSVM मेडिकल कॉलेज से आए हैं और ये उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और हम लोग को गर्व है कि ये कानपुर में उत्तर प्रदेश में पहली बार कानपुर में हो रहा है। ये कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं, हमारे GSVM मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। और ये अभी तक के इतिहास है। उसके द्वारा फॉल्स हर्निया कोर्स जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक इस सेंस में भी है कि ये इसमें हमारे पास में देश और विदेश से भी काफ़ी सारे छात्र आए हैं हर्निया की जो लेटेस्ट टेक्निक सीखने के लिए। और हमारे पास में एक गैलेक्सी ऑफ सर्जन्स है, मतलब अलग अलग देश के विभिन्न भागों से जो इंटरनेशनल फैकल्टी भी हमारे यहाँ आई है, इनको अपने सिखाने के लिए हर्निया के जितने गुर हैं वो सिखाने के लिए, चाहे लैप्रोस्कोपिक हो, चाहे रोबोटिक हो, चाहे ओपन हो। राजधानी लखनऊ में ज्योतिबाई फूले की जयंती अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री आसिम अरुण ने ज्योतिबाई फूले के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके से ज्योतिबाई फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले से देश और महिलाओं के हित में अपना योगदान दिया। आज 11 अप्रैल है और आज के ही दिन हम जन्म जयंती मनाते हैं ज्योतिराव फुले जी की। ज्योतिराव फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी, आपने जातिवाद के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है उसको दूर करने के लिए बहुत काम किया। बाबा साहब ने भी ज्योतिराव फुले जी को अपना गुरु माना, अपना प्रेरणादायक माना। और उस समय आज से लगभग 200 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, जब हमारा समाज बुरी तरीके से जातियों में बटा हुआ था, महिलाओं के साथ अत्यधिक भेदभाव था, विधवाओं की शादी नहीं हो सकती थी, सती प्रथा जैसी बुराइयां थीं। उस समय ज्योतिराव फुले जी ने एक अलग जगाई और उन्होंने इसके मूल में जाके समझा कि सबसे ज़रूरी बात है शिक्षा, सबसे ज़रूरी बात है महिलाओं को भी शिक्षित करना, और इसके लिए उन्होंने काम किया। इसलिए हम सब आज एकत्रित हैं और ज्योतिराव फुले जी की जयंती मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं अब दिनचर्या बन गई हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय जनता को हिंदू मुस्लिम विवादों में उलझा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बना रही है। भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती हो, वो भारत का कभी विश्व गुरु बन सकता है? यानी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी गुजर करनी पड़ती है। यानी उनकी जिंदगी का मकसद ही 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गया। वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो 10 किलो चावल पाते हैं, अपने बेटे बेटी की पढ़ाई का सपना, उनके लिए पढ़ाई कराना उनका सपना बन गया। वो सपने से दूर हो गए। वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे भी बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, IAS, IPS या जज बनना है, क्योंकि 5 किलो 10 किलो चावल में ही उनकी जिंदगी सिमट गई। इसलिए
अगर विश्व गुरु बनाना है। बखूबिल संशोधन के विरोध की आशंका को भांपते हुए शुक्रवार को स्थानीय पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। बेहट कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख मस्जिदों पर पुलिस तैनात रही। एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह, सीओ बेहट मुनीम चंद, इंस्पेक्टर बेहट सूबे सिंह और पुलिस बल के साथ कस्बे की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद रहे। खबर फरुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नगला करबला निवासी पेशे से मजदूर राजू कुशवाहा पेंटर के घर पर सो रहे 5 माह के मासूम बच्चे धीरज को खूंखार आवारा कुत्तों ने नोच कर मार डाला। कलेजे के टुकड़े पर जानलेवा हमले की जानकारी पर माशिका सहित परिजन और ग्रामीण मासूम को बचाने के लिए दौड़ते हुए हाँफते हुए रहे। दबोचे गए बच्चे को कुत्तों ने जब तक छोड़ा तब वो मरणासन हो चुका था, खून से लथपथ था। बच्चे को लेकर परिजन अनफान में लोहिया जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोई बात नहीं। बेटा आया माशाल्लाह। कितने महीने का था? हाँ 5 महीने का। क्या हुआ था इसको? कुत्ते निकाल लिया। क्या कर क्या रहा था ये लेटा हुआ था, ये अपने काम धाम कर रही थी और कुत्ते 2 आए और एकदम वो देख नहीं पाए, एकदम दोनों कुत्ते झपट के और जो ने देखा तो उन्हें तोड़ डाला। घर से ले गए थे क्या? हाँ काफी दूर नोच ले गए थे। और भी बच्चे ना आए? और भी बच्चे हैं। बड़ा कौन है? बड़े हमारे और हैं बड़े। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे। ये सबसे छोटा था? जी सबसे छोटा था। तो पहले कहाँ ले गए थे? पहले यहीं लेके आए थे। यहीं लेके आए। हाँ। करते क्या हो? काम धाम करते जाइए। कौन लोग हो गए? कुशवाहा। कानपुर में देश की सुरक्षा में लगे जवानों के लिए सुरक्षा कवच बनाने वाली कंपनी को भी साइबर ठगों ने नहीं छोड़ा। दरअसल कानपुर की एक निजी कंपनी MKU, जो कि देश के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और बैलिस्टिक प्रोडक्ट बनाती है, साथ ही विदेशों में भी इसकी सप्लाई करती है। वहीं बीते दिनों में साइबर ठगों ने कंपनी की वेबसाइट हैक करके कंपनी का भी कॉन्फिडेंशियल डाटा चोरी कर लिया। वहीं कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि पहले भी की पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत को नहीं सुना। इसके बाद कोर्ट के माध्यम से कानपुर के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में ACP का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। MKU नाम की एक कंपनी कानपुर में स्थित है, जो रक्षा मंत्रालय के लिए प्रोडक्ट्स का सप्लाई करती है। उनके वेबसाइट पे किसी ने लॉगिन करके जो भी उनके संबंधित डेटा है उनको चोरी कर लिया है। सुसंगत धाराओं में सेक्शन 66C और सेक्शन 66D IT एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, मैं शरद कुमार बिरला एडवोकेट। कानपुर में एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है MKU लिमिटेड, और ये विगत 30 वर्षों से और उससे ज़्यादा से बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट
आदि बनाने और बेचने का, और उसको निर्यात में भी ये व्यापार में संलिप्त है, और ये उनको एक्सपोर्ट भी करती है। और ये जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनको भी डिफेंस के माध्यम से सप्लाई करते हैं। तो हमें अगस्त 2024 में ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी को ऐसी मिली कि जो उनकी कॉन्फिडेंशियल ये जितनी भी प्रोसेस होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना और उसको बेचने से प्रोसेस जितना भी प्रोसेस होता है, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव सूचनाएं होती हैं। इसलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि भाई उसकी जानकारी कोई उनको वो ना करे, हैम्पर ना करे, और कहीं कोई उसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो पाए। तो हम लोग जितने भी मंत्रालय हैं हर जगह हम लोग सारे हमारे पास अनुमतियां प्राप्त हैं वहाँ से कंपनी को, और उनकी अनुमति के आधार पर ही ये हम लोग व्यापार में कंपनी व्यापार करती है। और तो हम लोग को ये सूचना मिली कंपनी को कि उनका जो वैधानिक पोर्टल है, यानी जो एक अधिकृत पोर्टल कंपनी का, उस पर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ अज्ञात लोग उसमें से जो उनकी कंपनी की जो सूचनाएं होती हैं उसको चोरी करने का प्रयास किया गया है या चोरी की गई। जब ये सूचना मिली तो हम लोगों ने इसमें अपने स्तर पर जानकारी की, और जब ये विश्वास हो गया कि हाँ ये कंपनी की सूचना है, उनके जो आधिकारिक पोर्टल है उस पर अज्ञात लोगों के माध्यम से या उन लोगों ने इसमें सूचनाएं चोरी की हैं, तो उसके आधार पर हम लोगों ने न्यायालय के माध्यम से एक FIR दर्ज कराई है साइबर क्राइम थाने में, और जिसकी विवेचना अभी शुरू की जानी है 27 मार्च 2000। ये बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट ये भारतवर्ष में तो देती हैं सशस्त्र सेनाओं को, हमारे यहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं इंडिया में, उन सबको हम लोग सप्लाई करते हैं, और विदेशों में भी सप्लाई कर सकते हैं। जो विदेशी सरकारें यानी जो दूसरे देशों की सरकारें, उनके माध्यम से अगर कोई हमारे पास ऑर्डर आता है तो उन लोगों को भी हम लोग सप्लाई करते हैं, यानी कंपनी ये सप्लाई करती है, और काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है। तो ये लोग हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि कोई भी उनकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कोई भी अज्ञात व्यक्ति किसी भी तरीके से चोरी करने का प्रयास करे या चोरी करे। खबर कानपुर से, जहां रावतपुर और बाकरगंज क्षेत्र में बिना अनुमति प्रदर्शन और पुलिस पर हमलावर होने के मामले में 58 सपाहियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। शहर के निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी संबंधित सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पुतला फूंकने का प्रयास किया था। रावतपुर में तैनात SI शैलेंद्र यादव और बघई चौकी इंचार्ज की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों में पार्टी के विभिन्न संगठन के 50 से अधिक लोगों पर शामिल होना दर्शाया गया है। क्षेत्रों में जिसमें कि पश्चिम और दक्षिण के हमारे ज़िले शामिल हैं, और आप अवगत भी होंगे कि BNS 169 जिसे पूर्व में धारा 144 कहते हैं लागू है। उसके बावजूद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के द्वारा पुतला फूंकना, पुलिस से धक्का मुक्की करना, मना करने पर ना मानना, और असंवैधानिक रूप से जमावड़ा इकट्ठा करके जो है वो लोगों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया। उसमें 2 FIR दर्ज हुई हैं। मथुरा के थाना जमुनापार इलाके में गांव सुखवेंद्रपुर में पति ने पत्नी के शव को मकान के पीछे दफना दिया। आपको बता दें कि आरोपी विजय बाबू राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी 11 साल पहले थाना बलदेव इलाके के गांव बरौली निवासी रेखा देवी से हुई थी। मृतक महिला के 6 बेटी थी। बीती रात पति पत्नी के बीच आसपास में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति विजय ने अपनी पत्नी रेखा की हत्या कर दी।
कि आज सुबह 112 पर सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर जमुनापाल थाने में पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इस पर सूचना पर जब पुलिस आई थी तो ये पता चला कि वो पति ने पत्नी के साथ में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है और उसको जो है बॉडी को गड्ढा खोद करके दफना दिया है। तो उसके पति के निशानदेही पर बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। उसके जो मृतका है, मृतका के जो फादर वगैरह है उनको सूचना कर दी गई है कि तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। मृतका की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया है। बाकी विधिक कार्रवाई जमुनापाल थाने से संभाली की जा रही है। अभी ये घटना हुई, मेरे लड़का ने मेरी बहू मार दी। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? विजय बाबू। अच्छा, घरवाली का क्या नाम है? रेखा देवी। जब क्यों मारी? क्यों मारी ये नहीं पता। मेरे साथ रात को खूब अच्छी वाली खाए पी के रोटी सोई, हमें ये नहीं पता। हम तो बाहर सो रहे, बाहर से कुंडी लगा ले, पल्लू कोई के जान आन भाई छत्ते पर के पल्लू कोई के दीवार के कुंडी है कैसी कहा भाई हमें कैसे पता होना है। हमें तो सवेरे सानी लगाए पे उठी, सानी लगाए पे गई, जब वो पता पड़ी हलते बहू का बताए के ना दे। फिर हमने वो काके पे जाते हैं 16 नंबर भाई छोरा बुलाई मैंने आगरे से, आगरे छोरा आई, हम पे तो आते नहीं सर, हम पड़ा है। छोरा ने फिर 16 नंबर पे फोन करा, 16 नंबर भाई गाड़ी आई, उन्होंने फिर कार्रवाई करी, जब बताई जब दे। श्रीनगर गढ़वाल ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीयंत्र टापू के समीप बाइक व कार की आपसी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका बेस अस्पताल श्रीनगर में उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर जयपाल सिंह नेगी ने बताया कि शुक्रवार को श्रीयंत्र टापू के समीप दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। बताया जाए कार बिलकेदार से श्रीनगर की ओर जा रही थी। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, चार धाम यात्रा शुरू होने वाले सभी सरदारों से, भारतवर्ष के और विश्व वर्ष से जो भी यहाँ चार धाम यात्रा लहराते हुए संकल्प ले और आप सभी हरिद्वार के आसपास जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास आज पूरे परिवार के साथ पहुंचे विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी, जहां उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से मां गंगा की भव्य आरती में हिस्सा लिया। इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा, पुत्री के विवाह से पहले और विवाह के बाद हर परिवार को मां गंगा के दरबार में आकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उत्तराखंड के सहकारिता स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री व चमोली के प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकड़ में आज सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे पूरे प्रदेश सरकार चार धाम यात्रा के लिए जो है बहुत अच्छी यात्रा, उसके लिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। और हमारे मुख्यमंत्री जब हम लोगों ने अभी प्रदेश में भी चार धाम यात्रा की समीक्षा बैठक की थी। आज विशेषकर हमने चार चीज़ों पे फोकस किया। एक तो NH की रोडें जो है समय पे पूरी हो जाए, जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हैं। दूसरा, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए। तीसरा यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी पूरी चार धाम यात्रा में हम लगभग 30 एम्बुलेंस गाड़ियाँ वहाँ पे रखें पूरे यात्रा। उधम सिंह नगर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में दो नाबालिग किशोरों ने एक किशोर की पीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। शुक्रवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर दोनों हत्या आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर दोनों नाबालिगों को संरक्षण में ले लिया है।
कल थाना ट्रांजिट कैंप में यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कों ने दूसरे नाबालिग लड़के को बहुत मारा है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। पुलिस को बाद में सूचना प्राप्त हुई कि उसकी मौत हो गई है। इस आधार पर ट्रांजिट कैंप थाने में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज जिन बच्चों ने मारपीट की थी और जिन्होंने उसे मारा था, उसे संरक्षण में लिया गया है, उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खबर लक्सर से। महाभारत के समय के पंचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने से बह रही पश्चिम वाहिनी गंगा के जीर्णोद्धार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और एवं हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं व लक्सर ब्लॉक के ग्राम प्रधानों, बीडीसी और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विश्व भर में नदियों का जल स्तर कम होने से ग्लोबल वार्मिंग और पेयजल संकट जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। देश में सरस्वती नदी इसका बड़ा उदाहरण है। नदियों को प्रदूषित होने और जल स्तर कम होने के कई गंभीर परिणाम अभी से दिखने लगे। हम सभी को इसके लिए सचेत होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, जो हमारे IIT रुड़की का एक डिपार्टमेंट है, उनके एक्सपर्ट से हम राय ले रहे हैं कि जो पश्चिम वाहिनी गंगा है, उसको बाण गंगा भी कहते हैं, उसको हमको किस ढंग से उसकी सफाई करना चाहिए, एक्सपर्ट की राय लेकर के हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मोटे तौर पर अभी हम लोग उसकी जो ऊपरी सफाई है वो हम लोग उसमें लेंगे। जैसे घास है, उसमें घास उसके हटाने का काम करेंगे। वो जो वेस्ट लोगों ने वहाँ डाला है अपने घर परिवार का, लोग कपड़े डाल देते हैं, पन्नियाँ डाल देते हैं, तो उसको लेकर के हम अभी सफाई शुरू करेंगे। ये सांसद महोदय जी ने हम लोगों को बहुत अच्छा कार्य हम लोगों को दिया है, उनके लिए मैं सांसद जी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मुकाम उठाया है। पहले कोई सांसद हुए जिन्होंने इस प्रकार के बारे में सोचा है, तो मैं उनके लिए तन मन धन से और अपने पूरे स्टेट पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान सभी लोग इसमें लगे रहेंगे और ये हम लोग आपको करके भी दिखाएंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला PAC बटालियन और CCTV कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्द्वानी में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर स्मार्ट मीटर नहीं लगने की मांग कर रहा है। विद्युत विभाग का स्मार्ट मीटर का कारनामा में सामने आया है, जहां हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड संख्या 43 अरावली वाटिका छड़ियाल निवासी हंसादत्त जोशी के घर का बिजली का बिल 2-4 हज़ार का नहीं बल्कि 40,60,151 रुपये का आया है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग के 7 महीने भर पहले कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया था। इसके बाद बिजली का वो जो बिल उन्होंने मिला है उसको देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत ऊर्जा निगम से की है। जो सम्मानित जोशी जी जिनके संदर्भ में आज आप मेरे से वार्ता करना है, इनके परिसर पर 24 मार्च के
की डेट में हम लोगों ने पुराना मीटर बदल के स्मार्ट मीटर स्थापित किया था। जो पुराना मीटर इनके परिसर से उतारा गया था उसका जो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले होता है उसकी 1 डिजिट के 3 LED खराब थे, जिस कारण से उनके परिसर पर जो 339 फाइनल रीडिंग थी वो 339 की ना होके उसकी फ़ोटो खींचने पर वो फ़ोटो के रूप में 7,339 कैप्चर हुआ। हमारे सिस्टम ने उसको 7,339 के रूप में आइडेंटिफाई किया। आपको मैं ये उनके मीटर के उस समय जो डिस्प्ले लिया गया था उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। इसमें पहले डिजिट की LED खराब होने की वजह से 0 की जगह 7 फ़ोटो में कैप्चर हुआ है। पहला बिल आया इसमें 46,60,151 रुपये का बिल आया है। यह 10 दिन का बिल है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। पहले आपका बिल कितना आता था? पहले कभी 700, 800, 900 से इस बिल आता था। कितना डर लग रहा है बिल आने के बाद, कितना परेशान होगा? धीरे मकान छोड़ के भागने को दिल कर रहा है या ये मकान को आग लगा के मीटर को आग लगे तब यहाँ से चले जाने को दिल करता है हमारा। देश के तराई क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी और वीकेंड के चलते मैदानों में रहने वाले लोग गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में वीकेंड की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार हो गई। भारी संख्या में पर्यटकों नैनीताल पहुंचने से जहां एक और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं नगर की पार्किंग वाहन पूरी तरह से पैक हो चुकी है। मुझे तो अच्छी नजर आ रही है, मगर अभी तो ये वीकेंड चल रहा है, शनिवार इतवार का जो वीकेंड चलता है उसी बीच में अभी थोड़ा मंडे छुट्टी है, उसकी वजह से थोड़ा भीड़ बढ़ी है। आने वाला इस बार लग रहा है कि जो गर्मियों का सीजन होगा उसमें काफ़ी लोगों के आने की उम्मीद है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो नैनीताल है अभी से जो है एडवांस बुकिंग है फुल होने लगी होटलों की, होटलों में जगह नहीं है। और थोड़ा सा यह है कि भीड़ को देखते हुए पर्यटकों को देखते हुए जो गर्मी का सीजन है उसमें भीड़ तो आएगी, मगर जो बिगड़ रहे हैं। मौसम देखिए बहुत अच्छा है नैनीताल का। हम लोग आते रहते हैं, 2 साल में एक बार, 3 साल में आते हैं। बहुत घर जैसा लगता है। यहाँ रहो तो यहाँ की फूडिंग और रेस्टोरेंट, होटल और फैसिलिटी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बहुत बढ़िया लगा। लखनऊ से यहाँ आए हम लोग नैनीताल। बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा है यहाँ का, और मौसम बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो बहुत प्लेजेंट है। कल रात बहुत अच्छी बारिश भी हुई, तो गर्मी तो बिल्कुल नहीं है। हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ में बहुत गर्मी थी, यहाँ तो बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है। खबर मंगलौर से। तीर्थ अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुक्रवार से ARTO कार्यालय रुड़की में शुरू हो गई है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। ग्रीन कार्ड हमारा एक मैं पहले डॉक्यूमेंट करूँगा। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गाड़ी के प्रपत्रों के सारे विवरण दर्ज होते हैं, और इसकी वैलिडिटी वैसे तो 6 मंथ होती है। यदि इससे पहले ही कोई डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है, जैसे मैं आपको यही ग्रीन कार्ड दिखाऊँ, इसमें 6 अक्टूबर 2025 को इसका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, तो इसकी वैलिडिटी भी 6 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरा जो अब हम इसको जब जारी करते हैं तो वाहन तो हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि उसकी वो फिट रहे, उसकी कंडीशन ऐसी रहे कि वो पूरी 4 धाम यात्रा अपना पूरा ट्रिप पूरे 6 महीने तक अच्छी तरह से पूरी कर पाए। तो पता है कि 4 धाम यात्रा 2025 आरंभ होने वाली है, तो उसी के एवज में परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड की जो सुविधा है वो अब स्टार्ट कर दी गई है आज 11 अप्रैल 2025 से। अभी आज हमारे इस कार्यालय में 2 ग्रीन कार्ड भी बने हैं। अभी के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए ग्रीन कार्ड है जो हमारे खुद के अपनी स्टेट के जो हमारी गाड़ियाँ हैं। 15 तारीख से ग्रीन कार्ड उनके लिए खुले जाएंगे जो हमारी स्टेट के बाहर से जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं। इस बार हम लोगों ने ये सुविधाएं करी हैं कि जो हमारे अभी तो फिलहाल ऑफिस में बने हैं ग्रीन कार्ड, लेकिन 15 तारीख के बाद जब से हमें बाहर की गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी उसके लिए हम लोगों ने नारसन में एक चेक पोस्ट चिन्हित करी है, वहाँ पे किए जाएंगे वो। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं